Hello everyone, this is part 7 of class 10th NCERT History Chapter 3, The Making of a Global World, Rebuilding a War Economy, the Post-War Era। तो देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना लगभग 2 डिकेड्स के बाद ही हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और इसको लड़ा गया था एक्सिस पावर्स और अलाइज के बीच में। एक्सिस पावर्स कौन थी? नाजी जर्मनी, जापान और इटली। और अलाइज में कौन आ जाता है? ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएस। और ये वॉर ना लगभग 6 साल के लिए कई फ्रंट्स पे लड़ी गई थी। कई जगहों पर ये लैंड में, कई सी पे, तो कभी एयर में लड़ी जाती थी, और इसमें ना डेथ्स बहुत ज्यादा थी। डेथ और डिस्ट्रक्शन लगभग 60 मिलियन लोग, या कह सकते हो 1939 में जो वर्ल्ड था ना, उस वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 3% माना जाता है कि किल्ड, मारा गया था इस वॉर में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। किसी भी तरह से वॉर के कारण ही मारा गया था, और मिलियंस, कई लोग मतलब इंजर्ड भी थे। और पहले की वॉर्स क्या होती थी, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 1 के पहले के टाइम में जो वॉर होती थी, तो इसमें सैनिक लड़ते थे, वो मरते थे। तो लेकिन इस वॉर में ना बैटलफील्ड्स के बाहर भी बहुत बहुत मौतें हुई है। जैसे कि कई सिविलियंस, सोल्जर से ज्यादा तो सिविलियंस मरे हैं वॉर रिलेटेड कॉजेस में ही। यूरोप और एशिया के कई पार्ट्स तो तबाही हो गए थे, और कई सिटीज जो है उन पर एरियल बम्बार्डमेंट, मतलब हवा से ही बमबारी की गई थी, या फिर तोपों से अटैक भी बहुत हुए थे। और इस वॉर के कारण ना काफी इकोनॉमिक डिवास्टेशन, मतलब आर्थिक स्थिति में बिगाड़ हुआ था, और सोशल डिसरप्शन काफी ज्यादा हुआ था। सामाजिक स्थिति भी खराब हुई थी, और रिकंस्ट्रक्शन इसके वॉर के बाद, मतलब जो नुकसान हुआ उस सब की रिकंस्ट्रक्शन, सब कुछ सही करने में काफी समय लग गया था। और जो दो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन हुई ना, उस पे दो चीजों का बड़ा इन्फ्लुएंस था। सबसे पहले कि ना यूएस जो था वो एक डोमिनेंट, मतलब प्रभावशाली इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बन के उभरा था वेस्टर्न वर्ल्ड में। और सेकंड था कि सोवियत यूनियन का डोमिनेंस। सेकंड रीजन था सोवियत यूनियन का डोमिनेंस। और साथ ही साथ देखो, सोवियत यूनियन ने ना नाजी जर्मनी को डिफीट करने के लिए काफी सारे सेक्रीफाइसेस भी किए हैं, और खुद को एक बैकवर्ड एग्रीकल्चरल कंट्री से लेकर वर्ल्ड की जो एक वर्ल्ड पावर बनाया है इन सभी इस टाइम में, जब कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ना ग्रेट डिप्रेशन में ट्रैप था, तब अपने आप को एक वर्ल्ड पावर बनाया था सोवियत ने। इसका भी एक अच्छा इन्फ्लुएंस आता है इस रिकंस्ट्रक्शन पे। पोस्ट वॉर सेटलमेंट्स एंड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। तो देखो, इकोनॉमिस्ट के पॉलिटिशियंस ने ना, इन्होंने दो रीजंस जाने, मतलब दो लेसन्स लिए इस ये जो वॉर हो रही थी ना, इसके टाइम के इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस से। सबसे पहला, अगर एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, तो अगर वो मास प्रोडक्शन पे बेस्ड है ना, तो वो सस्टेन तब तक नहीं करेगी जब उधर मास कंजम्पशन नहीं होगा। मतलब कि प्रोडक्शन भी होना चाहिए, कंजम्पशन भी होना चाहिए। लेकिन अगर मास कंजम्पशन को इंश्योर करना है, तो इसके लिए ना हाई और स्टेबल इनकम्स की, मतलब सही से इनकम्स की जरूरत है। और इनकम स्टेबल तभी होगी जब एम्प्लॉयमेंट स्टेबल होगी। इनकम स्टेबल नहीं हो सकती जब तक एम्प्लॉयमेंट अनस्टेबल है। तो इसीलिए स्टेबल इनकम के लिए एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए। लेकिन मार्केट्स ना, सिर्फ मार्केट जो है वो एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं कर सकती मार्केट्स, इसीलिए गवर्नमेंट को ना इंटरवीन करना पड़ेगा, ताकि जो प्राइसेस में भी, आउटपुट में भी, या फिर एम्प्लॉयमेंट में भी फ्लक्चुएशंस आती है ना, उसको मिनिमाइज कर सके। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है ना, वो तभी आ सकती है जब गवर्नमेंट इंटरवीन करने लगे। और देखो, एक कंट्री के जो दूसरा लेसन क्या था, कि जो एक कंट्री है ना, उसके इकोनॉमिक लिंक क्या होते रहते हैं बाहर की दुनिया के साथ, उसके इकोनॉमिक लिंक का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट बनानी है, तो इसका मतलब अगर ये गोल है, तो इसको तभी अचीव कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि वो गुड्स, कैपिटल और लेबर, इन तीनों चीजों के फ्लो को कंट्रोल कर सके। तो इसीलिए ब्रीफ में कह सकते हैं कि पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम था ना, उसका मेन एम ये था कि उसको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करना है, ये एक तरह से लानी है, और इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट देनी है। तो इस सब के लिए क्या फ्रेमवर्क रहेगा, कैसे किया जाएगा, इस सब को ना एग्री किया गया था इस जगह, इसमें देखो, इस सब को एग्री किया गया था यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, और ये हुई थी जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स में। ब्रेटन वुड्स पे हुई थी, और ये ब्रेटन वुड्स का है न्यू हेम्सफेयर यूएसए, न्यू हेम्सफायर यूएसए में। तो जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस थी ना, इसने क्या इस्टेब्लिश किया, इसने इस्टेब्लिश किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, ताकि जो एक्सटर्नल सरप्लस हो किसी कंट्री का, या फिर डेफिसिट हो जो इनके मेंबर नेशंस है ना, उसके साथ डील कर सके। तो इंटरनेशनल बैंक जो था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसी को वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। इसको भी जो रिकंस्ट्रक्शन होती है ना, उसको फाइनेंस करने के लिए सेटअप किया गया था। उसमें जो भी खर्चा आएगा उसमें हेल्प लेने के लिए वर्ल्ड बैंक को सेटअप किया गया था। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को ही ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं, और कभी कभी ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं। तो जो पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम था ना, उसको ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी कह देते हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो था ना, इन्होंने अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस, मतलब कि जो भी आर्थिक काम करते थे ना, वो 1947 से स्टार्ट किए थे। और इन जो इंस्टीट्यूशंस में ना डिसीजन मेकिंग जो थी,
उसको वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स ही कंट्रोल करती थी। तो यूएस के पास तो बल्कि एक अच्छा सा वीटो का भी राइट था। जो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के डिसीजंस होते हैं ना, उनके ऊपर यूएस के पास वीटो का भी अधिकार था। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है ना, वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि नेशनल करेंसीज और मॉनेटरी सिस्टम को लिंक कर देता है। तो जो ब्रेटन वुड सिस्टम है ना, वो एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स पर बेस्ड है। इस सिस्टम में नेशनल करेंसीज, जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए बता रहे हैं इंडियन रुपी, इसको ना डॉलर के एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के हिसाब से आंका जाता है। और डॉलर खुद भी मतलब गोल्ड के हिसाब से आंका जाता है, जिस तरह के $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड, इस तरह से ना गोल्ड को भी गोल्ड के हिसाब से डॉलर को देखा जाता है कि $35 में गोल्ड की एक आउंस आएगी। और इंडियन रुपी को फिर इसी तरह से गोल्ड के हिसाब से आंक लिया जाता है। तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हो जाता है इसमें। द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स, जो ये ब्रेटन वुड सिस्टम था ना, इसके कारण जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस हो गई या फिर जापान हो गए ना, इनमें ट्रेड की और इनकम की, मतलब इनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड जो है ना, वो एनुअली 8% से बढ़ रहा था 1950 से 1970 के बीच में, और इनकम भी है वो 5% से बढ़ रहा था। और ग्रोथ भी इस टाइम पर स्टेबल ही थी, कोई ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आ रही थी। और इस टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है ना, वो भी लगभग एवरेज माना जाता है कि 5% से कम ही है काफी इंडस्ट्रियल कंट्रीज में। तो ये जो डिकेड्स थी ना, इसमें इन डिकेड्स में टेक्नोलॉजी और उद्यम का, एंटरप्राइज का बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड भी देखा जाता है। लेकिन जो देखो डेवलपिंग कंट्रीज थे, वो भी एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज जैसे कि ये वेस्ट वाले हो गए, इनके साथ कैच करना चाहते थे, इनकी स्पीड से चलना चाहते थे। तो इसीलिए इन्होंने भी अपना काफी हिस्सा कैपिटल का इंडस्ट्रियल प्लांट्स को या फिर इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करने में लगाया, ताकि इनके पास भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ सके। डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस, तो देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई ना, तो वर्ल्ड के काफी पार्ट्स जो थे ना, वो अभी भी यूरोपियन कॉलोनियल रूल के अंडर ही थे। तो लगभग उसके बाद की वर्ल्ड वॉर के बाद की 2 डिकेड्स के बाद तक ना, एशिया और अफ्रीका में कई कॉलोनीज जो थी वो फ्री हो गई थी। जैसे इंडिया भी फ्री हुआ था ना, इसी तरह से फ्री हो गई थी, इंडिपेंडेंट नेशंस बन गए थे। तो वो भी देखो, वो इंडिपेंडेंट तो हो गए थे, लेकिन उनके पास ना गरीबी की मतलब ओवर बर्डन था, बर्डन बहुत था गरीबी का, और रिसोर्सेस उनके पास कम थी। और उनकी इकोनॉमीज और सोसाइटीज थी वो कॉलोनियल रूल के कारण बहुत ज्यादा ध्वस्त हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है ना, वो तो इस हिसाब से बना था कि जो ये इंडस्ट्रियल कंट्रीज है, इनकी क्या फाइनेंशियल नीड्स है उनको पूरा कर सके, उनके हिसाब से काम कर सके। इस हिसाब से नहीं था वर्ल्ड आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इस हिसाब से नहीं बनाया गया था कि ये जो पॉवर्टी और ये डेवलपमेंट नहीं हो रही पहले की कॉलोनीज में, जो यूरोप वालों की पहले की कॉलोनीज थी ना, उनसे उनकी हेल्प कर सके, इस हिसाब से बना ही नहीं था। लेकिन देखो यूरोप और जापान, इन्होंने अपनी जो इकोनॉमी है ना, वो जल्दी जल्दी बिल्ड कर दी, अच्छी बना ली थी इन्होंने अपनी इकोनॉमी। तो वो ना अब कम डिपेंडेंट हो गए थे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के ऊपर। तो इसीलिए 1950s के बाद से ही ना, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस जो थे, मतलब ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन्होंने अपनी अटेंशन डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ लगा दी थी ज्यादा। और कॉलोनीज की तरह देखो, जो काफी जो लेस डेवलप्ड रीजन्स थे ना वर्ल्ड के, वो पहले ना वेस्टर्न कॉलोनीज की तरह, वेस्टर्न एम्पायर्स की कॉलोनीज की तरह ही रहते थे। अब देखो एक जब न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनेंगे, तो उनके उनके पास क्या इश्यूज होंगे कि उनको अपनी पॉपुलेशंस को पॉवर्टी से निकालना है। तो वो सब ना, इस सब के कारण, क्योंकि जापान और यूरोप ने अपनी इकोनॉमीज बिल्ड कर ली थी, तो अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक फ्री है ना, तो वो भी इंटरनेशनल एजेंसीज की गाइडेंस में आ गए। और लेकिन इनको डोमिनेट कौन कर रहा है? इनको डोमिनेट अभी भी कॉलोनियल पावर्स ही कर रही है, इन एजेंसीज को। तो डीकोलोनाइजेशन के कई सालों के बाद भी, मतलब कि जब कॉलोनीज इस तरह से हट गई ना, यूरोप का कंट्रोल हट गया, तो ये डीकोलोनाइजेशन के कई सालों बाद भी जो पहले कॉलोनियल पावर्स होती थी ना, वो ही अभी भी जो वाइटल रिसोर्सेस हो जाती है, जैसे कि मिनरल्स हो गए, लैंड हो गए, वो उनकी पहले की कॉलोनीज में कंट्रोल कर रही थी, जो उन्होंने पहले कब्जाए हुए थे ना इतिहास, उधर भी कॉलोनियल रूल हटने के बाद भी इन रिसोर्सेस को कंट्रोल कर रही थी, इसीलिए से। तो जैसे लार्ज कॉर्पोरेशंस लगा लो पावरफुल कंट्रीज की, जैसे कि यूएस का एग्जांपल ले लो। तो यूएस ने अक्सर ना जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनका शोषण किया है। किस तरह से? वो हमेशा ना एक राइट अपने लिए सिक्योर कर लेता था कि वो उनकी डेवलपिंग कंट्रीज की नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना, उनको सस्ते में ले लेगा। तो इस तरह से कंट्रोल जमा लेते थे वेस्ट वाले। तो इसी टाइम पर अ, जो डेवलपिंग कंट्रीज थे ना, उनको जो वेस्टर्न इकोनॉमीज ग्रोथ ले रहे थे, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा था। 1950s में और 1960s में वेस्टर्न कंट्रीज तो बहुत ग्रो कर रहे थे, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? इसीलिए उन्होंने खुद को जी ग्रुप ऑफ 77, G77 इस तरह के ग्रुप्स में अरेंज करना शुरू कर दिया,
ताकि वो एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO इसको डिमांड कर सके। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर से उनका मतलब था कि वो ना उनके पास अपनी नेचुरल रिसोर्सेज का पूरा कंट्रोल हो, उनके पास ही कंट्रोल हो, इस तरह से नहीं कि वेस्ट वाले आके या फिर मतलब जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हो गए ये इनका शोषण करने लगे, और डेवलपमेंट में उनको असिस्टेंस मिले, जो रॉ मटेरियल है उनका अच्छा सा प्राइस मिले, और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है डेवलपिंग कंट्री की मार्केट्स के उनका ज़्यादा एक्सेस अच्छे से मिल पाए। ये इसका मतलब बैठ रहा था उनके हिसाब से। एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो देखो स्टेबल और रैपिड ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन जो पोस्ट वॉर सब कुछ सही नहीं था पोस्ट वॉर वर्ल्ड में, मतलब वॉर के बाद के वर्ल्ड में ना सब कुछ सही नहीं था। 1960s से ही यूएस, देखो यूएस ना थोड़ा वीक पड़ गया था, क्योंकि उसकी ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट्स इतनी ज्यादा थी कि उसका खर्चा बहुत हो रहा था, तो वो अपने फाइनेंसिस में भी वीक पड़ गया था और उसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी घट रही थी। तो यूएस डॉलर जो है ना अब उसको एक तरह से प्रिंसिपल करेंसीज की तरह स्वीकृति नहीं मिल रही थी। अब वो हमने पढ़ा अभी किस तरह से $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड इस तरह से नापा जाता था ना, अब वो अपना गोल्ड के साथ रिलेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा। तो इसके कारण ना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स का जो ये सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया और इंट्रोडक्शन हुई नई सिस्टम की, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स। अब ये क्या होते हैं देखो, एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट होता है जो ये ना नेशनल करेंसीज को इंटरनेशनल ट्रेड के पर्पज से लिंक कर देते हैं। और दो तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं मेनली, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है, वैसे तो हम पढ़ के आए, फिर से पढ़ो। जब एक्सचेंज रेट्स को फिक्स कर दिया जाता है और गवर्नमेंट्स ना इंटरवीन करती है ताकि एक्सचेंज रेट्स मूव ना करे, इस तरह से मूवमेंट्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करती है। लेकिन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, इसमें ना रेट्स जो होते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं कि करेंसी की क्या डिमांड या सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, उसके बेसिस पर फ्लक्चुएट करते हैं, और गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरवेंशन इसमें नहीं होता। मिड 1970s से ही ना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम था ना वो काफी तरीकों से चेंज हुआ है। पहले जो डेवलपिंग कंट्रीज होते थे वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाते थे लोन्स के लिए या फिर डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए। लेकिन अब ना उनको फोर्स किया गया कि वो वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स, मतलब जो वेस्ट के कमर्शियल बैंक्स है उनसे लोन ले, या फिर प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से ही कर्जा ले। अब उनको इस तरह से फोर्स किया गया, तो इसके कारण ना जो डेवलपिंग वर्ल्ड था वो बार बार कर्जे में फंस जाता था। तो इनकम्स कम ही रही और पॉवर्टी बढ़ गई कई पार्ट्स में, स्पेशली अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। तो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड जो है ना उसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट आ गई थी, वो उसको भी अनएम्प्लॉयमेंट से जूझना पड़ा था मिड 1970s में। और ये ना अर्ली 1990s तक हाई रही थी अनएम्प्लॉयमेंट। 1970s से ही MNCs जो है ना उन्होंने अपनी प्रोडक्शन ऑपरेशंस जो है ना उनको लो वेज, मतलब जहाँ पे कम दिहाड़ी में लोग मिल जाते हैं ना, तो इस तरह के लो वेज एशियन कंट्रीज में शिफ्ट कर दिया था, जैसे चाइना हो गया। तो चाइना जो है ना, चाइना वर्ल्ड वॉर के बाद की जो इकोनॉमी थी ना, पोस्ट वर्ल्ड वॉर इकोनॉमी, इससे कट हो रखा था, क्योंकि जो चाइना में रेवोल्यूशन हुई थी ना 1949 में, उसके कारण से कट हो रखा था। लेकिन जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज थी चाइना की, और साथ ही साथ देखो सोवियत यूनियन का जो कोलैप्स हुआ और जो सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म चलता था ईस्टर्न यूरोप में, इन सब कारणों के कारण ना अ, इन सभी के कारण कई कंट्रीज वर्ल्ड इकोनॉमी में वापस आ गए थे, जैसे कि चाइना भी वापस आ गया था। तो वेजेस जो है ना चाइना जैसे देशों में लो होती है, मतलब वहां पे जो वर्कर होते हैं उनको कम पैसे मिलते हैं। तो इन कंट्रीज में लो वेजेस के कारण इधर इन्वेस्टमेंट आने लग गई थी फॉरेन एमएनसीज की, ताकि वो उन ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर कर सके। फॉरेन जो एमएनसी होती है उसका यही सपना होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सेल करे, ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड इकोनॉमी को कैप्चर कर सके। तो इसीलिए वो चाइना में शिफ्ट होने लग गए थे। अभी भी हम देखते हैं कैसे टीवी होता है, मोबाइल फोन हो गए या फिर टॉयज हो गए, जो भी हम शॉप में देखते हैं ज्यादातर चाइना में ही बना होता है। वो इसका कारण यही है कि लो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है चाइनीज इकोनॉमी का, और इसमें लो वेजेस मिल जाती है, लो वेजेस पे लोग मिल जाते हैं काम करने के लिए। तो ये जो इंडस्ट्री की रीलोकेशन हुई, मतलब जो जगह बदली ना, लो वेज कंट्रीज की तरफ गई, इसके कारण फिर से वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड और कैपिटल फ्लोज जो है वो स्टिमुलेट हुए। और आखिरी की 2 दशकों में, लास्ट 2 डिकेड्स में ना वर्ल्ड वर्ल्ड की इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है, क्योंकि कंट्रीज जैसे कि इंडिया, चाइना या ब्राजील हो गए, इनमें बहुत ज्यादा रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। थैंक यू।